Hello students, today we are going to discuss another new topic and that is based on the grouping of capacitors. आज हम ये देखेंगे कैपेसिटर को कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं। उसके पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था जिसमें हमने कैपेसिटेंस के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया था और वहाँ एक टर्म लास्ट में आया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक रख दिया था दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, तो उसने क्या किया था, उसका क्या रोल था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए या कैपेसिटेंस के लिए, तो उस चीज़ पर अभी हमने बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। तो इस वीडियो में बिगिनिंग में 1-2 मिनट अभी हम उस पर डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम कैपेसिटर्स की ग्रुपिंग क्यों करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब ये है कि आपस में जोड़ना, एक से ज़्यादा कैपेसिटर्स को क्यों जोड़ते हैं, हमें ज़रूरत क्यों है जोड़ने की उनको। दूसरा कि जोड़ने के क्या तरीके हैं, ठीक है। तो जोड़ने के तरीके देखेंगे, जोड़ने क्यों चाहिए ये देखेंगे। चलिए बिगिन करते हैं अपने लेक्चर को। एक रिकैप लेते हैं। हमने वहाँ एक कैपेसिटर की कैपेसिटी को निकाला था एयर में इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर होता था जिसको हम कोई चार्ज एक प्लेट पर देते थे, दूसरी प्लेट लेकर आते थे, इंड्यूस्ड इफेक्ट के कारण उस पर भी चार्ज डेवलप हो जाता था और जो पॉजिटिव चार्ज था, फ्री चार्ज था, वो अर्थ में फ्लो कर गया था। फिर हमने देखा इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ जाती है, वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, वो सब हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अभी इसमें एयर भरी हुई थी, फिर हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जो इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेटर होते हैं जिनमें करंट का कंडक्शन करने के लिए फ्री चार्जेस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो वो कहलाते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटी थी वो कितनी आई थी एयर में। जब हमने इसको डिराइव किया था वो आई थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। फिर हमने जब वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया था E की वैल्यू E बाई के हो गई थी, तब ये वैल्यू आ गई थी एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन टी। दोनों का रेशियो ले लें अगर यहाँ से, तो एप्सिलॉन ए अपॉन डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वैल्यू के आ जाती है। इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड, जुड़ा हुआ। तो ये परमिटिविटी कैसे जुड़ी हुई है, तो परमिटिविटी का मतलब अगर आपको समझना है ढंग से तो आप चैप्टर 1 के नोट्स पहले पढ़िए जहाँ पे कूलॉम्स लॉ के बारे में बात की गई है। परमिटिविटी केवल एक वो फैक्टर है जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अफेक्ट करता है। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है। जब किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, तो वहाँ भी इससे रिलेट कर सकते हैं इस बात को। तो यहाँ से अगर हम इस रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसकी डेफिनेशन निकालें तो क्या आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर with the presence of the medium that is dielectric, जिसको M से डिनोट किया है, to the capacitance of the capacitor in the absence of dielectric means there is only the air between the plates of the capacitor working as an insulating material. एयर भी इंसुलेशन का काम करती है लेकिन एयर की एक लिमिटेशन है। कैसे वो ब्रेक डाउन होती है वो सारा मैंने कैपेसिटेंस के लेक्चर 1 में बताया हुआ है आपको। तो ये हमारा एक रिकैप हो गया और इसके बारे में हमने बता दिया। इस पर अगर कोई छोटा सा एग्जाम्पल ले लें न्यूमेरिकल का, कि कोई हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी एयर में 2 माइक्रोफैरेड है और जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया तब उसकी जो कैपेसिटी थी वो 12 माइक्रोफैरेड हो गई। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसमें सीधे वैल्यू रखिए। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक नॉर्मल आइडिया दे रहे हैं, सिली क्वेश्चन है बट यू विल गेट आइडिया। उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा। अब ये रेशियो है इसलिए इसकी यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब दिमाग में एक और सवाल आता होगा कि रिलेटिविटी जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, हमने ये भी पढ़ी थी चैप्टर 1 में। अब सर बता रहे हैं
के या एप्सिलॉन आर ये सीएम अपॉन सी एयर है। और फिर जब हम कूलाम्ब ला पढ़े थे वहां हमने जो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू निकाली थी दो टर्म्स में, जब कोई मीडियम नहीं था एयर थी, और फिर हमने रेशियो ले लिया था उसी इलेक्ट्रिकल फोर्स का जब कोई मीडियम था, तब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था तब ये आया था। तो सारी चीजें एक ही हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी वही है, बट इट कैन बी डिफाइंड इन 3 फॉलोइंग वेज। 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, रेशियो ऑफ capacitance of the capacitor in the presence of the medium, that is dielectric, to the capacitance in the absence of dielectric, that is air between the plates. And another is ratio of electrical force when the charges are surrounded by air medium and when there is any another medium replaced by air. Air की जगह पे हमने कोई और रख दिया medium, तब हमने वो 1/4πε0 वाली कहानी उनको जब रेशियो लिया तब ये वैल्यू आ गई। तो एक तरीके से दिमाग में आपके जो कंफ्यूजन था कि ये क्या है, ये सब जगह रेशियो ही है। यहाँ भी यूनिट नहीं आएगी, यहाँ भी यूनिट नहीं आएगी, यहाँ भी यूनिट नहीं आएगी, इसको भी के ही कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब एक डाटा और मैं दे रहा हूँ आपको, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू है वो मटेरियल या मीडियम बदलने पर बदल जाती है। तो कुछ नोन वैल्यूज हैं। पहला तो ये है कि फॉर मेटल्स जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, उसका कांस्टेंट क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर। फिर आपने बहुत सुना होगा माइका, वाटर, एयर। माइका के लिए, माइका एक पतली शीट होती है, वो 6 से 7 के बीच में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। वाटर के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। और चौथा एक ले लेते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल इसका जो होता है 2.1 से शायद 2.4 के बीच में होता है। 2.21 से 2.24 के बीच में होता है। और एक एम्बर एक होता है मटेरियल, उसका भी लिखे दे रहा हूं मैं। एम्बर आपने जब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी होगी तो वहाँ एम्बर का बहुत एक डिस्क्रिप्शन होता है, ये लगभग 2.8 के बराबर होता है। तो ये डाटा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ये आपके सामने है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा, कई सारी बुक में 80 भी मिला लिखा हुआ मिल जाएगा, तो बॉदर मत होइएगा। ठीक है, एक रेंज है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम कैपेसिटर की ग्रुपिंग करना चाहते हैं, हम कनेक्शन करना चाहते हैं कैपेसिटर का। तो अब सवाल ये है कि क्यों करें। तो मैंने ये बताया हुआ है आपको कि कैपेसिटर क्या होते हैं, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होती है। एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, हम उसमें चार्ज भर देते हैं। तो चार्ज के पास कहाँ से एनर्जी आ गई भाई, आपने चार्ज भर दिया, तो चार्ज के पास एनर्जी इसलिए आई कि चार्ज को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए और उस इलेक्ट्रिकल फील्ड का उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स था, फोर्स ऑफ रिपल्शन था, उसके अगेंस्ट हमने काम किया और उसको पुश करके वहां पर रख दिया, फिर और चार्ज लाए, फिर और चार्ज लाए, और इस तरीके से हमने चार्ज के फॉर्म में एनर्जी को अरेस्ट करके रख लिया। जैसे एक स्प्रिंग गन होती है ना, आप उसमें एरो या बुलेट लगाइए, तो आप जब आप लगाएंगे तो वो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक, फिर जब आप ट्रिगर दबाएंगे वो गोली जो है भागेगी। ठीक है, भागती है कि नहीं। या आप आर्चरी का एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने खींचा, धनुष का एग्जांपल ले लीजिए, आपने खींचा, यू परफॉर्म्ड ए वर्क, ठीक है, और वो जो उसका कॉर्ड था आर्चरी धनुष का, ठीक है, तो वो जो उसका जो तार था जिसको हमने खींचा, जिस पर हमारा एरो है, उस ये वर्क डन उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। और जैसे ही उसको हम छोड़ेंगे, इलास्टिक इफेक्ट की वजह से वो अपने
ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा और जो एरो है वो उस एनर्जी से, जो हमारे हाथ की एनर्जी है, जाएगा। और हम अगर कोई चीज़ थ्रो करते हैं तो एक दिमाग में आइडिया लेते हैं, क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल को थ्रो करना है, कीपर को देना है, या जो मिड विकेट पे खड़ा है, स्लिप में खड़ा है, तो हर बार क्या वो एक ही फोर्स लगा के देता है? जो मैदान पे खड़ा है उसको भी उसी फोर्स से देगा, जो विकेट कीपर है उसको भी उसी फोर्स से देगा क्या? नहीं। सबके लिए वो एक कैलकुलेशन माइंड में करता है कि हम इस फोर्स से फेंकेंगे, बॉल वहां आ जाएगी। कि बॉल को लेके भागता है, कीपर तक जाता है और हाथ में देके आता है, नहीं। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस हो रहा है, कहाँ? जब हमने कुछ काम किया, हम हाथ पीछे ले गए और हाथ से हमारी जो एनर्जी थी वो बॉल को दी और वो क्रिकेटर के पास पहुंच गई। तो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं किसी मीडियम में, स्प्रिंग में कर रहे हैं, स्प्रिंग को दबाया। स्प्रिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बुलेट इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन वो भेजेगा कौन बुलेट को वहां तक? वो स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी। तो ऐसे ही क्या है, कैपेसिटर में हमने चार्जेस को भरा, एनर्जी को अरेस्ट किया। चार्ज इज ए मीडियम दैट अरेस्ट द एनर्जी, ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कहा था। और उस एनर्जी का उपयोग हमें हर जगह करना है, हर जगह करना है भाई। पंखा भी चलाना है, चार्ज है तभी तो चलेगा पंखा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, सब जगह हमें जरूरत है उसकी एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी के बिना तो जिंदगी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमें जो कैपेसिटर की जरूरत है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस के रूप में। प्रैक्टिकली क्या है, जो कॉम्बिनेशन है या ग्रुपिंग है वो क्यों चाहिए हमें? एक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जब एक से ज्यादा चीजें हो तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास एक ग्रुपिंग हो गई है। अब उसको हम रीअरेंज इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वी नीड सम एनर्जी, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वजह से हमें 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, ठीक। लेकिन अब हम अगर 20 वोल्ट का चाहते हैं तो हम उसी कैपेसिटर से काम चलाएंगे क्या? हमें और ढेर सारे कैपेसिटर लाने पड़ेंगे, हमें और कैपेसिटर लाने पड़ेंगे, जोड़ना पड़ेगा। या हम कहें एक कैपेसिटर से हमें 20 जूल एनर्जी मिल रही थी, अब हमें 100 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम और सारे कैपेसिटर को जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने से चीजें बढ़ती हैं, तो ऐसा समझिए यहाँ भी। तो 3 तरीके हैं। पहला ये है कि आप एक सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे आप रेजिस्टेंसेस में करते हैं। दूसरा तरीका है आप पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग कर सकते हैं। और थर्ड क्या है, इन दोनों का मिक्सचर, सीरीज एंड पैरेलल बोथ। तो जिन्होंने रेजिस्टेंसेस या रजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन पढ़ी है सीरीज और पैरेलल, वो काफी हद तक खुद को रिलेट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओम्स लॉ या वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो किरचॉफ लॉ में भी आगे बहुत सारी चीजें भी आनी बाकी हैं, तो धैर्य रखिए थोड़ा सा। अभी हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, सिर्फ मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। अगले वाले लेक्चर में मैं इसके मैथमेटिकल फार्मूलेशन पर भी बात करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले हम अपने सीरीज कॉम्बिनेशन पे, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब है लाइन, सीधा सीधा। कैपेसिटर का सिंबल बेटा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर ये ऐसे बनाएंगे, 2 प्लेट्स बनाएंगे, एक प्लस चार्ज के साथ होगी, एक माइनस चार्ज के साथ होगी। अर्थिंग को यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल में। तो क्या है सीरीज का मतलब, क्या है कि एक कैपेसिटर ये था, इसकी कैपेसिटी मान लिया C1 है, और एक कैपेसिटर ये था, इसकी कैपेसिटी C2 है। इस तरीके से एक कैपेसिटर ये था, C3 है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस तरीके से अगर हमने जोड़ा हुआ है तो ये कॉम्बिनेशन है सीरीज। सीरीज का मतलब है सीधा सीधा। सीधा सीधा का मतलब क्या है कि हमारे जो पॉइंट A है मान लिया, और हमें पॉइंट A से B तक जाना है, तो हाउ मेनी देयर आर पॉसिबल वेज टू गो B तक जाने के लिए कितने हमारे पास रास्ते हैं? हमारे पास एक ही रास्ता है। हम यहाँ से चलें, इस कैपेसिटर को क्रॉस करें, फिर यहाँ आए,
फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करें, फिर यहाँ आए, फिर इस कैपेसिटर को क्रॉस करें, फिर हम बी तक पहुंचे। तो हमारी चाल कैसी है? सीधी है ए से बी तक, यानी चलने का एक ही रास्ता है। तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और चलने का रास्ता क्या है? चार्ज फ्लो कर रहा होगा। उस चार्ज फ्लो को इन सारे कैपेसिटर, अगर कोई दो पॉइंट है इनके बीच में जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं इस तरीके के कॉम्बिनेशन में, तो उस चार्ज को हर कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस बात को ऐसे समझिए और मोर ऑथेंटिक या प्रिसाइज तरीके से कि एक कैपेसिटर की पहली प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट हो गई, ये सेकंड प्लेट हो गई, ये कनेक्ट होगी पहले कैपेसिटर की सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, फिर दूसरे की सेकंड प्लेट तीसरे कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, और ये प्रोसेस चलता रहेगा ए से बी के बीच में। वो डिपेंड करेगा कि कितने आपके पास कैपेसिटर हैं, आप n कैपेसिटर भी जोड़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में जहां फ्लो के लिए हमें केवल एक सिंगल पाथ है और हर बार हमें बी तक पहुंचने के लिए बीच में जितने भी कैपेसिटर लगे हैं सर्किट में उन सबको क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान रखिएगा, इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, अभी समझिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये वैसे बहुत बचकानी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लोग को पता होंगी, बट कुछ नया मिलेगा आपको। खाली डायग्राम देख के आप अंदाजा लगा लेंगे कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? एक समांतर, ठीक है, एक दूसरे के समांतर। एक कैपेसिटर ये रखा, एक कैपेसिटर ये रखा, एक कैपेसिटर ये रखा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसकी मान लिया कैपेसिटी C1 है, C2 है और ये C3। इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इन तीनों को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। पहली प्लेट हर कैपेसिटर की आपस में हमने जोड़ दिया, ये कोई पॉइंट ए है, और हर कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरी प्लेट से जोड़ दिया, ये कोई पॉइंट था बी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहली का पहली से, पहली का पहली से, कितने भी कैपेसिटर लगे हो, और दूसरी का दूसरी से, दूसरी का दूसरी से। फिर इसको हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स से जो भी जोड़ना था जोड़ दिया। तो जब बैटरी जोड़ा, यहाँ भी बैटरी जोड़ेंगे, वो अंडरस्टूड है। जब बैटरी जोड़ेंगे चार्ज फ्लो करने लगेगा, यहाँ पोटेंशियल भी है। ठीक, अब समझिए ये पैरेलल क्यों है। देखिए क्या है, ए से बी तक अगर हमें जाना है तो आइदर वी कैन गो थ्रू दिस पाथ, हम ए से चलें, C1 को क्रॉस करें, यहाँ आ जाए और बी पर चले जाए। एक हो गया रास्ता, और इस रास्ते में जाने में हमें केवल एक ही कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ा। दूसरा रास्ता क्या है? हमें ए से शुरू करें, बी जाना है, सीधे सीधे चले जाए, इस कैपेसिटर को क्रॉस कर। दो रास्ते हो गए। थर्ड रास्ता देखिए, ए से शुरू करें हम, इस कैपेसिटर C3 को क्रॉस करें और फिर बी पे पहुंचे। और तीनों ही रास्ते एक दूसरे के पैरेलल अरेंजमेंट में है। तीन रास्ते हैं कि नहीं है? तो जहां आइदर और की कंडीशन आ जाए, आइदर और का मतलब द चार्ज कैन मूव आइदर थ्रू दिस पाथ और थ्रू दिस पाथ और थ्रू दिस पाथ। तो आइदर और की जहां कंडीशन आ जाती है वो कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज केवल एक ही कैपेसिटर को यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जितनी बार भी वो बी तक जा रहा उसको सारे कैपेसिटर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा। चलिए अब एक पजल मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे, क्या आप देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? देखिए इधर ऊपर मैं बना रहा हूँ, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे बना। एक ये कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है,
ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ठीक, अब आप इसको देखिए, एक और कॉम्बिनेशन में बना रहा हूं। आगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप करेंगे ना, तो वहाँ इस तरीके के बहुत डायग्राम मिलेंगे आपको सर्किट प्रॉब्लम वाले। ये हमने दो कैपेसिटर बना दिए हैं, C1 और C2, और ये हमने जो है A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C1, C2, C3। अब इस पर डिस्कशन करते हैं। ये देखने में आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लग रहा है? आपको क्या लग रहा होगा? ये ऊपर नीचे है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। नहीं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? देखने का नजरिया बदलिए, यहाँ वापस फोकस करिए। सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल का डायग्राम है और ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने बताया था, एक कैपेसिटर की पहली प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, यानी हर बार जब ए से आप चलेंगे तो हर कैपेसिटर की प्लेट को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अब इस डायग्राम को देखिए, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट। जब आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो ये दूसरी प्लेट ये यहाँ कनेक्टेड है इस कैपेसिटर से, फिर ये चार्ज चला, इस प्लेट से चला पहली प्लेट पे, फिर ये चला दूसरी प्लेट पे। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज है। क्यों? क्योंकि ए से बी तक जाने में हर बार आपको कैपेसिटर को क्रॉस करना पड़ रहा है, जितने भी रास्ते में। अब और आगे लगा दें हम, ये लो, इस तरीके से तो हमारा बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये एक और बन जाएगा। कितने भी आप कैपेसिटर लगा दें, ए से बी तक जाने में, अब बी पॉइंट यहाँ आ गया, हर बार आपको हर कैपेसिटर की प्लेट को क्रॉस करना पड़ेगा। तो खाली ये देख लेने से कि भैया ये ऊपर नीचे ग्रुपिंग है, ऐसे ग्रुपिंग है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, नहीं। आप कॉम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस में फंस जाएंगे। इस तरीके का डायग्राम होगा, आप फंस जाएंगे, कहेंगे भैया ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चार्ज फ्लो करने के लिए वो किन किन जगहों से गुजर रहा है। इफ देयर इज ओनली अ सिंगल वे, देन इट इज श्योरली इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इफ देयर इज अ चांस ऑफ आइदर और, देन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। अब देखिए, अब आपको ये पैरेलल लग रहा था और इसी तरह ये आपको सीरीज लग रहा होगा, जबकि ये सीरीज में कॉम्बिनेशन नहीं है। चलिए कैसे समझते हैं इसको। ये प्लेट ए है, ये बी प्लेट मान लेते हैं। ए कैपेसिटर की प्लेट, ये ए बी कर ले, ये ए बी कर ले, या अभी हम नहीं करते हैं, इसको बाद में करते हैं बताते समय। नीचे का मैं बिठा रहा हूं, देखिए आप लोग इसको समझिए। देखिए ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज की पैरेलल। तो हमने कहा भाई ये अब पता लगाते हैं कैसे। हमें ए से चलना है बी तक, तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया। ये ए से कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है, तो हमने इसको नाम ए रख दिया। फिर ये तार, ये कनेक्शन कहाँ तक गया? बी तक। तो ये प्लेट कौन सी हो जाएगी? बी। अब देखिए यहीं से ये वाला तार, ये पॉइंट, ये प्लेट किससे कनेक्टेड है? बी से। तो हम इसको, हमने क्या कहा, ये भी बी थी, तो ये भी क्या हो गई अब? बी। और ये वाले तार के थ्रू ये किससे कनेक्टेड है? ए से। समझते जाइएगा। अब ये वाला तार किससे कनेक्टेड है? ए से, और ये तो बी से कनेक्टेड है। अब देखिए क्या हुआ कि ए से बी तक हमें जाना है। साफ दिख रहा है? कैमरे में साफ दिख रहा होगा। ए से बी तक चलिए। ए से गए, यहां आए, ठीक है। फिर ए से गए, अभी इस कैपेसिटर पे नहीं गए, ए से गए, यहां आए, इस कैपेसिटर को क्रॉस किया, यहां आए, भाग लिए बी तक। कौन सा कैपेसिटर क्रॉस किया? एक। देयर इज ओनली अ सिंगल वे। अभी देखना, अभी आइदर वाली कंडीशन लग रही है। फिर हमने क्या किया, यहां से चलना है बी तक, तो यहां से आए, इस कैपेसिटर को क्रॉस किया यहां से, और चले गए यहां तक।
एक, दूसरा रास्ता, पहला एक हो गया, दूसरा रास्ता है। तीसरा देखिए, अब हमने क्या किया है, हम यहां से जाना चाहते हैं इस कैपेसिटर के थ्रू, इस कैपेसिटर के थ्रू जाना चाहते हैं, तो हम यहां से निकले इस प्लेट से सीधे बी तक चले। अब यहां से जब जाना था तो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को नहीं छुआ, ए से जाना था बी, यहां पहुंचे, यहां से इस कैपेसिटर को क्रॉस कर लिया। यहां से जाना था, इस कैपेसिटर से निकले, चले गए। यहां से जाना था, डायरेक्ट निकले, चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास देयर आर 3 वेज इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो आइदर और की कंडीशन अगर लगेगी जहां हम श्योर नहीं है, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। बस आप कनेक्शन याद रखिए, ये ए पॉइंट से जुड़ा तो ये ए प्लेट हो गई, ये कनेक्शन बी से जुड़ा था, ये बी प्लेट है, साथ ही साथ ये भी जुड़ी है बी से, तो ये बी प्लेट हो गई। ये कनेक्शन इन दोनों में कहां से है, ए से हो गया, और ये तो बी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो कहीं कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से डायग्राम से सब सीधे हैं, सब लग रहा सीरीज में कनेक्टेड है, बट ऐसा है नहीं। ठीक, ये हो सकता। अब अगर ये हम तार जो एक्सटर्नल लगाए थे ये हटा दें, ये वाला बवाल हटा दें, तो हम कहेंगे ये सीरीज कॉम्बिनेशन। और उसमें जो हमने ये 2 बना दिया था, उसमें क्या करें, इस प्लेट को इन प्लेट को आपस में जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कैसा हो जाएगा, पैरेलल। तो वास्तव में जो पैरेलल था वो सीरीज लग रहा है, जो सीरीज था वो पैरेलल लग रहा है, यही तो ब्यूटी है इसकी। तो इस